हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भारत सूचना अधिनियम 2005। इसमें जो है किन किन विभागों से कैसे कैसे हम सूचना ले सकते हैं, कैसे आवेदन दे सकते हैं, कितनी इसकी फ़ीस है आदि के विषय में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। देखिए, इसको जो है शॉर्टकट में हम RTI कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। सबसे पहले क्या है, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तब 1923 में अंग्रेज़ों ने एक एक्ट बनाया था, शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923। ठीक है, इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है किसका था ये एक्ट, गोपनीयता का। किसमें, शासकीय, यानी शासन के जितने भी कार्य होते थे उनको भारतीयों से क्या रखा जाता था, गुप्त रखा जाता था, और उनको जो है इसकी कोई सूचना नहीं दी जाती थी। देखिए क्या है कि इसके तहत भारतीयों को प्रशासनिक सूचना का कोई अधिकार नहीं था। कोई भी भारतीय जो है प्रशासन संबंधित कोई भी सूचना प्राप्त नहीं कर सकता था, उसे कोई अधिकार नहीं था। लेकिन 1947 में क्या हुआ, भारत स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र होने के बाद वहाँ पे क्या स्थापित हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ। अब लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र का जो मुख्य तत्व है वही क्या है, पारदर्शिता उसका मुख्य तत्व है। लेकिन जब भारत में संविधान बना तो जो है संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया और वो इस पर ध्यान नहीं दे पाए। काफ़ी संघर्ष के बाद जो है सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम बना। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके अर्थ के बारे में। क्या है सूचना का अधिकार। देखिए, राष्ट्र में प्रत्येक नागरिक तक सरकारी कार्यों, निर्णयों और उसके निष्पादन से संबंधित फाइलों तथा दस्तावेजों। तो सबसे पहले हम यहाँ से समझ लेते हैं कि क्या है कि कोई भी देश है उसके हर नागरिक को क्या है कि सरकार में जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी निर्णय होते हैं और जितने भी निर्णयों को लागू किया जाता है उनसे संबंधित जितनी भी फाइलें हैं या दस्तावेज हैं, ठीक है, उसमें जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनके बारे में जानने का पूरा अधिकार है। किसके तहत, सूचना का अधिकार 2005 अधिनियम के तहत। ठीक है, इसमें क्या है कि सरकारी कार्यकलापों में पारदर्शिता होनी चाहिए। मतलब सरकारी कार्य ऐसे होने चाहिए कि उसमें जो है कोई भी उनको देख सके, समझ सके सरकार ने कहाँ पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया। ठीक है, जितना पैसा सरकार को मिला उतना लगाया नहीं लगाया, तो हर चीज़ में क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। और उस हर नागरिक को हक है कि उस सूचना को वो सरकार से प्राप्त कर सके। सबसे पहले क्या है, 1975 में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राजनारायण जो है एक मामला आया था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जो लोक प्राधिकारी हैं, ठीक है, इसमें मंत्री भी हैं और जो लोक प्रशासन यानी नौकरशाही है उसमें वो भी शामिल हैं, उनके द्वारा जो भी सार्वजनिक यानी सरकारी कार्य किए जाते हैं उनका जो ब्यौरा है वो जनता को प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। सबसे पहले कहाँ हुआ है ये फैसला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में क्या है, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि हर नागरिक को हक है कि जितने भी सरकारी काम हैं उनका ब्यौरा जो है किसी भी तरीके से जनता तक जो है पहुँचना चाहिए, उसकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है UPA की सरकार, उसने 12 मई 2005 को विधेयक पारित किया। ठीक है, अब देखिए संसद में पारित हुए 12 मई 2005 को। ठीक है, फिर 15 जून 2005 को जो है इस पर राष्ट्रपति के क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, और भारत में जो है 12 अक्टूबर 2005 को जो है ये लागू हो जाता है। इसमें 6 अध्याय और 31 धाराएं शामिल हैं। अब जान लेते हैं कि इस अधिनियम को लाने के क्या कारण रहे या क्या उद्देश्य रहे। तो सबसे पहला है प्रशासन में पारदर्शी और उत्तरदायी बनाते हुए सुशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति की जाए। मतलब क्या है, एक तो प्रशासन जो है वो पारदर्शी बने, ट्रांसपेरेंसी हो बिल्कुल, ठीक है, कितना काम हुआ, कितना पैसा लगा, किसने किया, सब कुछ हो। और अगर ऐसी पारदर्शिता होगी तो प्रशासन क्या होगा, उत्तरदायी भी बनेगा कि भाई कौन कब क्या मांग ले तो उसे क्या बनना पड़ेगा, उत्तरदायी बनेगा। और अगर प्रशासन में पारदर्शिता है और उत्तरदायित्व की भावना है तो जो प्रशासन है वो कैसा बनेगा, सुशासन, अच्छा शासन बनेगा। और ऐसे ही लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये बनाया गया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत के मौलिक अधिकार हैं। आप सभी को पता है 6 मौलिक
मौलिक अधिकार हैं, उसमें 19(1) में एक अधिकार दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। कोई भी व्यक्ति जो है अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। अब वो अपने विचार कैसे अभिव्यक्त करेगा? जब तक उसके पास सूचना नहीं होगी तो वो कैसे अभिव्यक्ति देगा? तो जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति है उसको क्या है कि इस तरीके से जोड़ना कि उसे सारी सूचनाएं मिल जाएं, ठीक है। तभी वो किसी चीज़ पे टिप्पणी कर सकेगा जब उस पर सूचनाएं होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सूचना का जो अधिकार है वो व्यवहारिक शासन पद्धति की स्थापना करना। मतलब जो सूचना का अधिकार है वो क्या है कि अगर सूचना का अधिकार होगा तो व्यवहारिक शासन पद्धति की स्थापना होगी। जो व्यवहार में होगा वो सबके सामने होगा। आइए अब पढ़ते हैं इसकी धारा 1 में क्या लिखा गया है। तो इस धारा के अंदर इसका नाम बताया गया है कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो इस अधिनियम का जो है नाम क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, ठीक है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत पर 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात लागू हुआ। 2019 के बाद क्यों लागू हुआ? क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर पर यह लागू नहीं होता था। जब से धारा 370 हटी है उसके बाद जो है ये पूरे भारत पर लागू हुआ है। क्या है कि जो यह अधिनियम है इसकी जो धाराएं हैं 4(1), 5(1) और 2, 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28 जो ये धाराएं हैं ये कब लागू हो गई थी? 15 जून 2005 को ये लागू हो गई थी, ठीक है। और जो शेष प्रावधान था इस अधिनियम का वो इसके 120 दिन बाद लागू हुआ है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं धारा 3। धारा 3 में क्या दिया गया है कि जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, कहाँ से नागरिक सूचना प्राप्त कर सकता है? देखिए कि भारत के किसी भी नागरिक को विधिवत सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब वो एक क्रम के अनुसार जो है सूचना प्राप्त कर सकता है। इसमें वह किस किस की सूचना प्राप्त कर सकता है? इसमें वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडलों के साथ साथ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैग और निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक निकायों से जो है सूचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है। आगे आता है धारा 6। धारा 6 में क्या दिया गया है कि जो सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया की सूचना कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे उसमें आवेदन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो सूचना मांगने वाला है वो लिखित या फिर टाइप कराकर 10 रुपये निर्धारित शुल्क भरकर जो है आवेदन जमा कर सकता है, ठीक है। इसमें क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से भी फॉर्म भरा जा सकता है। इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती। एक सादे कागज़ पे आप लिखित या टाइप कराकर जो है 10 रुपये का निर्धारित शुल्क देकर आवेदन जमा करा सकते हैं। किसके पास? संबंधित अधिकारी के पास या कार्यालय के पास, ठीक है। अब आता है धारा 7 में क्या है। धारा 7 में है RTI आवेदन का निस्तारण, ठीक है। मतलब कितने दिनों में कैसे क्या कुछ होता है आवेदन के ऊपर। तो देखिए सूचना का जो अधिकार है उसके तहत किए गए आवेदन का उत्तर 30 दिन के अंदर दिया जाएगा। मतलब 30 दिन रखे गए हैं, 30 दिन में जो है उत्तर देना अनिवार्य है। यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हो तो 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। अगर वो सूचना कैसी है, पर्सनल है, तो 48 घंटे के भीतर ही वो जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। पर्सनल क्या होता है कि मान लो किसी व्यक्ति की जान को आफत आ गई है, ऐसा कुछ है, तो वो ऐसी सूचना 48 घंटे में उपलब्ध करवानी पड़ती है। आगे आता है धारा 8 में क्या है। कुछ मामलों में सूचना देने में छूट प्रदान की गई है। किन मामलों में छूट दी गई है? यह अधिनियम की धारा 23 में दिया गया है कि वो सूचना नहीं दी जाएगी जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। मतलब जो देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, ऐसी सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। आगे आता है धारा 12 के अंदर क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। इसके अंदर एक जो है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। देखिए इसके अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें एक मुख्य आयुक्त एवं 10 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है। धारा 13 में क्या है, धारा 13 में कार्यकाल दिया गया है। किसका कार्यकाल? मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का कार्यकाल। क्या है कार्यकाल? 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो आयु पूरी हो जाए वही। लेकिन 2019 में एक संविधान संशोधन किया गया और इनका जो कार्यकाल है
वेतन है, भत्ते हैं, वो किसके ऊपर निर्भर कर दिए? केंद्र सूचना आयोग पर निर्भर कर दिए। अब ये जो है देखता है कि इनका जो कार्यकाल कितना रखना है, वेतन कितने रखने हैं, भत्ते कितने रखने हैं। उसके बाद आती है धारा 14, हटाने की प्रक्रिया। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को राष्ट्रपति साबित कदाचार के आधार पर पदच्युत कर सकता है। मतलब अगर कोई आरोप इन पे लगता है और वो साबित हो जाता है, वो कदाचार क्या होता है? बुरा व्यवहार, ठीक है, या फिर वो उस काम को करने में असक्षम हो, ये चीजें अगर साबित हो जाती है तो कदाचार की जांच की जाती है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और अगर वो साबित हो जाता है तो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा देता है। उसके बाद आती है धारा 15, राज्य सरकार द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। धारा 12 में क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। और 15 में क्या है? राज्य सूचना आयोग का गठन, ठीक है। राज्य सरकार का एक सूचना आयुक्त एवं 10 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। केंद्र में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यों में कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल द्वारा ही हटाया जाएगा। केंद्र में कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। तो राज्य में कौन हटाएगा? राज्यपाल हटाएगा, ठीक है। बात है धारा 18 में क्या है? सूचना आयोग के जितने भी कार्य हैं और शक्तियां हैं वो सभी इसमें शामिल है। अब बात कर लेते हैं धारा 19 की, सूचना न मिलने पर अपील की व्यवस्था। कई बार क्या होती है कि जिस व्यक्ति ने सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है उसे सूचना नहीं मिल पाती, तो क्या होता है कि आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता तो प्रथम अपील कर सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रथम अपील का जवाब भी नहीं आता तो 90 दिन के अंदर दूसरी अपील कर सकते हैं। दूसरी अपील की जाती है, वो की जाती है आयोग में, और आयोग फिर जो है उस पर क्या करता है? विभागीय कार्रवाई करता है कि सूचना क्यों नहीं मिली, सूचना देने में क्यों असफल रहे, और उसके ऊपर जो है दंड का प्रावधान भी है। आगे आता है धारा 20, सूचना ना देने पर लोक सेवक को दंड। क्या है इसमें कि यदि जो संबंधित अधिकारी है या विभाग है सूचना 30 दिन के भीतर नहीं देता है या सूचना देने में असफल रहता है तो उसे प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है, ठीक है। और जुर्माना लगने के बाद क्या होगा? उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आगे आता है धारा 23 में क्या दिया हुआ है कि जो न्यायालय के अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब कहने का क्या है? जो इसके अंतर्गत अधिकारी आता है जिस पर ये जुर्माना लगता है, ठीक है, या विभागीय कार्रवाई होती है, वो न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। वो जो है इसके फैसले के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकता। आगे क्या है? धारा 24, सूचना देने की छूट। जो विभाग गोपनीय और भारतीय सुरक्षा में लगे हुए हैं ऐसे विभागों को सूचना की छूट दी गई है, जैसे सेना, ठीक है। मतलब जहां ये लगता है कि हमारे देश की एकता अखंडता को खतरा है, ऐसे विभाग जो हैं जो उनसे जुड़े हुए उनकी सुरक्षा में, ऐसे विभागों को सूचना न देने की छूट दी गई है। आगे क्या है कि विश्व में सूचना का जो अधिकार है सबसे पहले स्वीडन में 1766 में अपनाया गया था और भारत में जो है ये गोवा में लागू हुआ था। आगे आता है सूचना आयोग के उद्देश्य। देखिए उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो जो भी सरकारी व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता लाना, मतलब सरकारी जो व्यवस्था है, प्रशासन जो है, उसमें ऐसी ट्रांसपेरेंसी लाना कि सभी व्यक्तियों को पता हो कि सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है, कितने पैसे लगा रही है, कितने पैसे उसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम है पारदर्शिता लाना। दूसरा क्या है? नागरिकों को सशक्त बनाना, मतलब नागरिकों को जो सूचना का अधिकार है ये एक हथियार के रूप में मिल गया है और वो इससे क्या है? सशक्त बनेंगे, ठीक है। वो कहीं से भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, उनके मन में जो डाउट होते हैं वो उनको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? नागरिक जो है सशक्त बना। अगला है भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। इससे क्या होता है कि जितने भी संबंधित विभाग हैं या अधिकारी हैं वो सोच समझ के काम करेंगे। उन्हें पता है कि कोई भी नागरिक कहीं भी आरटीआई लगा सकता है, तो इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। उसके बाद आता है सबकी जवाबदेही सुनिश्चित करना। ये सबकी जवाबदेही सुनिश्चित करता है। अगर कोई संबंधित अधिकारी कुछ भी करता है तो कोई भी नागरिक उससे जवाब मांग सकता है आरटीआई के माध्यम से। तो इसमें क्या होता है कि सबकी जवाबदेही सुनिश्चित होती है, सबको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। लोकतंत्र का मुख्य तत्व है कि सभी नागरिक उसमें अपनी भागीदारी निभाए। तो लोकतंत्र में जो है ये सूचना आयोग एक भागीदारी सुनिश्चित करता है,
ठीक है। आगे आता है सूचना अधिकार का महत्व। सबसे पहले तो वही बात है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाना आसान हो गया है। कोई भी व्यक्ति कभी भी सूचना मांग सकता है और संबंधित अधिकारी को 30 दिन के भीतर देनी पड़ेगी। तो इससे क्या है, अधिकारी सोच समझ के कार्य करेंगे, तो इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगती है। दूसरा, सभी व्यक्ति जो है क्या कर सकते हैं, सरकारी दफ्तरों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित जानकारियां जैसे पासपोर्ट है, प्रोविडेंट फंड है, टैक्स रिफंड है, पेंशन है, सभी मुद्दों पर जानकारी मांग सकते हैं। अगला जो महत्व क्या है कि इसका प्रयोग व्यक्ति भ्रष्टाचार की शिकायत, बिजली पानी की समस्या और सड़कों की जो मरम्मत संबंधी जानकारी है वो भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आती है चुनौतियां कि सूचना आयोग की जो है चुनौतियां क्या है। सबसे पहले तो इतने लंबे समय के जो अभिलेख हैं और दस्तावेज हैं उनको संरक्षण करना जो है बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उनको सुरक्षित रखा जा सके, वो व्यवस्था कैसी है, कमज़ोर है। ठीक है। दूसरा क्या है कि सूचना आयोग के पास इतने व्यक्ति नहीं है, इतना स्टाफ नहीं है जो इसको सुचारू रूप से चला सके, तो स्टाफ का क्या है, अभाव है। जान लेते हैं कि आरटीआई के तहत कौन सी जानकारियां नहीं ली जा सकती। जिनके सार्वजनिक होने से देश की एकता और अखंडता को खतरा हो, ऐसी जानकारियां हम नहीं ले सकते। दूसरा क्या है कि भारत के जो है दूसरे देशों के साथ जो संबंध हैं, जो मामले हैं, उन पर हम ये जानकारियां नहीं ले सकते। और तीसरा क्या है कि जो निजी संस्थान हैं उनसे संबंधित जानकारियां हम नहीं ले सकते। ठीक है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं इनमें हम जो है सूचना प्राप्त नहीं कर सकते। आगे आते हैं आरटीआई के नियम। नियम क्या है कि ऐसी जानकारियां जो संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसी जानकारियां आम आदमी को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है। जो जानकारी संसद और विधानमंडल के सदस्य प्राप्त कर सकते हैं वही जानकारी आम व्यक्ति भी प्राप्त कर सकता है। दूसरा क्या है, भारतीय नागरिक इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब ये नहीं कि कोई विदेशी आके और हमसे सूचना मांगे और हमें देनी अनिवार्य नहीं, सिर्फ भारत का नागरिक ही इसका फ़ायदा उठा सकता है। तीसरा क्या है कि प्रत्येक सरकारी महकमे में एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होना अनिवार्य होगा, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तभी तो वो सूचना देगा। अगला क्या है कि जो सूचना विभाग के पास होनी अनिवार्य है। मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी ही सूचना मांग सकता है जो उस विभाग के पास हो। ठीक है, ऐसी नहीं कि उसके पास हो ही ना और कोई भी कुछ भी मांगने लग जाए। तो ये जरूरी है कि ऐसी सूचना वो प्राप्त कर सकता है जो विभाग के पास होनी अनिवार्य है। आगे क्या है कि जो बीपीएल कार्ड वाले हैं उनके लिए जो ये निर्धारित शुल्क 10 रुपये की, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे क्या है कि 30 दिन के अंदर जो है सूचना देनी अनिवार्य होती है, अन्यथा क्या है कि जो आवेदक है वो आयोग में अपील कर सकता है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती है अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।